नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। अब इसी के तहत जो है यहाँ पर क्या पास कर दिया जाता है, हमारा अगला एक्ट जो है वो यहाँ पर पास हो जाता है, जिसका नाम है यहाँ पर जो है 1935 का। 1935 एक्ट के ऊपर भी कई बार जो है वो सवाल कर लिए जाते हैं कि ये कब पास हुआ था, क्या इसका नाम है। तो ये 1935 में यहाँ पर पास किया गया था, जिसमें डिसाइड किया गया था कि भारत के लिए एक सिंगल संविधान जो है, सिंगल संघ यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। प्लस इसी में डिसाइड किया था कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, उसमें कार्यपालिका को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा गवर्नर जनरल के तहत यहाँ पर। प्लस व्यवस्थापिका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें 1/3 सदस्य जो है वो 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे। और फिर उसी में जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि प्रांतीय जो जितने भी बने हुए हैं उनको यहाँ पे स्वायत्तता दी जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंस दी जाएगी। प्लस यहाँ पे कार्यपालिका जो है उनके लिए भी यहाँ पर जो है महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन पूरा, मतलब गवर्नर के हिसाब से ही पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मैं थोड़ा सा स्किप करूँ 1935 का एक्ट, क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी कई बार जो है पढ़ चुके हैं, तो मैं अननेसेसरी आपको वो सब नहीं बता रही जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि संघीय न्यायालय जिसको हम कहते हैं फेडरल कोर्ट, वो भी स्थापना की गई। प्लस एक हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कि 1934 के एक्ट के तहत आया था। और फाइनली 1 अप्रैल को 1935 में क्या बना दिया जाता है, इसको फंक्शनल कर दिया जाता है, जिसके पहले जो गवर्नर बनते हैं वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर होंगे। 1935 में बनाया तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसके जो इंडिपेंडेंस के बाद जो जो गवर्नर बनते हैं पहले, वो कौन बनते हैं, CD देशमुख। ये सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ओडिशा और सिंध दो दो नए प्रांत बनाए गए थे। उत्तर पश्चिम का जो गवर्नर था उनको उनके अधीन रख दिया गया था। 1936 में किया गया था ये नया संविधान। काफी रिजिड था, इसके अंदर जो संशोधन करने के जो अधिकार था वो सिर्फ अंग्रेजी संसद को भी यहाँ पर दे दी गई थी। और फिर यहाँ पर जो आपको पता है कि 1939 में 1 सितंबर को यहाँ पर जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था, और जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पर जो 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इन सब के बाद यहाँ पर त्रिपुरा और हरिपुरा का सेशन होता है। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी है ये, 1938 तक जो है यहाँ पर सेशन जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। कांग्रेस जो है यहाँ पर अपने हिसाब से पूरा सेशन यहाँ पे रखती है, हिंसा अहिंसा दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो इसको हेड करते हैं वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 23 जनवरी को यहाँ पर पुण्यतिथि होती है। और इस अधिवेशन में, सॉरी पुण्यतिथि नहीं, उनका जन्म दिवस होता है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के ने इनको पूरा जो है अधिवेशन में यहाँ पर हेड करा। और हरिपुरा के सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर ये बोला कि ब्रिटेन को भारत के स्वतंत्र करने के लिए जो है 6 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह किया जाएगा। गांधी जी इस बात से थे असहमत। ये हो गई आप पर यहाँ पर जो है वो कंट्रोवर्सी, या फिर कह लो आप एक वर्सेस वाली सिचुएशन आ गई थी। और फिर मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही यहाँ पर जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पर निर्माण की घोषणा की। और 11 अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर जो है वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया, और उन्हें 3 वर्ष तक यहाँ पर किसी भी पद पे आने के लिए अयोग्य साबित कर दिया। और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर ये थी, उनको बेसिक जो यहाँ पर यही थी कि भाई युद्ध जो हो रहा है अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर विचार करेंगे कि हमें राजनीतिक संरचना कैसे करनी है। और यहाँ पर वाइसराय जो थे उस समय के, वो थे लिनलिथ। काफी लंबे समय के लिए रहे हैं ये, आप कह सकते हो कि क्वेश्चन आया था इनके ऊपर भी कि भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए वाइसराय कौन रहे थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय पूछता है, लंबा कार्यकाल, वो है लिनलिथ का। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस चीज को यहाँ पर मानने से मना कर दिया। और क्या हुआ, जब लिनलिथ को क्या चाहिए था, भारत से समर्थन चाहिए, भारतीयों का समर्थन चाहिए था। हुआ कुछ इस प्रकार कि भारतीयों का जो समर्थन था, यहाँ पे लिनलिथ ने
बिना कांग्रेस की परमिशन लिए, बिना कांग्रेस से बात करे क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो कांग्रेस है यहाँ पर वो, या फिर जो भारतीय है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जो इन्होंने इस तरीके की बात करी थी, इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार ने अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र यहाँ पर जो है दे दिया। ठीक है, ये वाला लाइन आप पढ़ सकते हो। जनवरी 1940 में लेनिन गोर ने ये भी घोषणा की थी कि युद्ध के पश्चात आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अभी तक डोमिनियन स्टेटस देने की मांग करी थी उन लोगों ने। और फिर यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान है, या फिर कह लो कि मुस्लिम लीग जो है, सॉरी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था उन्होंने लाहौर में, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर, उनका लाहौर में अधिवेशन हुआ जहाँ पे उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने हकीक उजमा उजल उल हक सिकदार हयात खां इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन लोगों को यहाँ पर बोला था, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर एक दिन दिवस के रूप में इसको मनाया था। फिर यहाँ पर अगस्त का प्रस्ताव आता है, अगस्त के महीने में आता है 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त और 9 अगस्त याद रखिएगा, 8 अगस्त को ये अगस्त ऑफर है और 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन था। और यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव में यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो युद्ध है उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है, तो वायसराय लेनिन गो ने एक नए कुछ अपने ऑफर तैयार किए, इसे हम अगस्त ऑफर कहते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि हम भारतीयों को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए तैयार है, आपका जो भी यहाँ पर युद्ध सलाहकार होगा वो हम बनाने के लिए तैयार है। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको विस्तार करके भारतीयों को इंक्लूड करेंगे। और आपके जैसे युद्ध खत्म होगा आपके लिए संविधान की एक सभा बनाने का आश्वासन देंगे आपको। अल्पसंख्यकों के लिए भी बात करें, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर अगस्त ऑफर को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हमें चाहिए पूर्ण इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन यहाँ पे लेके आया जाता है भारत में, स्टेफोर्ड क्रिप्स की नेतृत्व में यहाँ पे लेके आया जाता है। मार्च 1942 में एक मिशन भेजा जाता है। और फाइनली फिर यहाँ पर जो है वो ये बोलते हैं कि आपको क्या देंगे, आपको जो है भारतीय संघ की स्थापना करके देंगे, एक भारतीय संघ बना के देंगे। और आपको जो है यहाँ पर आपको ये अलाउ करेंगे कि आप अपने सारे डिसीजंस ले सकते हैं। और उसमें जो है आपको जैसे ही हमारा युद्ध का समाप्त होगा आपको संविधान बनाने के लिए एक अलग से परिषद भी बना के देंगे। और जिसमें जो लोग आएंगे वो अलग अलग कैटेगरी से चूज किए जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर आपकी स्वीकार करने से, मतलब मान मान लिया आपकी स्वीकार करने के लिए। लेकिन इसमें भी कोई फायदा नहीं है ना, जितनी भी बातें बोली गई हमारे तो किसी काम की बात नहीं थी यहाँ पर। तो फिर सर गांधी जी ने यहाँ पर एक अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह पहले ऑर्गेनाइज करा। इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि भारत छोड़ो आंदोलन को यहाँ पर लगाया जाएगा। और फिर यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो है, क्रिस मिशन जो है वापस लौट गया, जिसमें कुछ खास यहाँ पे डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पर जो है क्या डिसाइड किया गया फाइनली, कि अब यहाँ पर हम लोग अपना खुद का 1942 में संघर्ष के यहाँ पर गांधी जी ने गवालियर टैंक बम्बई में भाषण दिया। और 8 अगस्त, ये भी डेट 8 अगस्त की है, 1942 को यहाँ पर आयोजित किया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ब्रिटिश में बिल्कुल मतलब करो या मरो की सिचुएशन, अब तो हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। ये था सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन जिसमें लीडर भी कोई नहीं था, क्योंकि सभी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से लोगों ने यहाँ पर पूरा एक बहुत अच्छा रोल निभाया था, वहां बहुत से लोगों की जाने भी गई थी इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सब जो हमारी मांगे की जाने लग गई थी यहाँ पर। और फिर यहाँ पे गांधी जी को घोषित किया गया था नेता, लेकिन जैसे ही गांधी जी यहाँ पर अपना बात करके हटे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सब जेल में थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसी पूरे टाइम पीरियड में काफी सारी समानांतर सरकारें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट्स, वो भी बना दी गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पैरेलल गवर्नमेंट्स कौन से उसमें हुई थी, ये भी बीपीएससी में आ चुका, कौन से आंदोलन में हुई थी। यहाँ पे बलिया में सरकार आ गई, बलिया यूपी में है ना। यहाँ पे चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई, जिसमें उन्होंने स्थानीय जिलाधिकारी के शासन से सभी उनके अधिकार छीन लिए और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेता को रिहा करवा दी। तो अपनी सरकार उन्होंने बनानी शुरू कर दी। तामलुक में, सतारा में, अलग अलग उन्होंने सरकार बनानी शुरू करी। और फिर उसके बाद यहाँ पर किसकी स्थापना होती है, हमारे आईएनए, हमारी आजाद हिंद फौज की यहाँ पर स्थापना की जाती है। यहाँ पर ये आईएनए होना चाहिए, इसका आइडिया किसने दिया था, कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था यहाँ पर। कैप्टन मोहन सिंह जो है ब्रिटिश सेना में ही एक भारतीय सैन्य के अधिकारी थे, लेकिन जो है यहाँ पर उन्होंने जो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उसमें उन्होंने जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निर्णय लिया था। तो जब जापानी सेना ने
भारत के युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंपना आरंभ कर दिया था, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की यहाँ पर भर्ती करनी शुरू करी थी। और इसी प्रकार से 1942 तक आते आते उसमें 40,000 हिंद फौजों की शामिल हो गए थे। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिक यहाँ पर जो है वो बना के तैयार हुए थे। इस समय तक जापान यह योजना बनाने लगा था कि भारत पर आक्रमण ही कर दिया जाए, ऐसा सोचने लग गए थे वो, क्योंकि भारत में तो ब्रिटेन ही था ना। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस, मैंने बताया था ना कि वो कांग्रेस से हट गए थे। तो कांग्रेस से हटने के बाद वो 1943, पहले वो जर्मनी भी चले गए थे, फिर वो 1943 में भारत में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचने का यहाँ पर डिसाइड किया। और यहाँ पर गांधी जी से मतभेद के कारण जो है वो हट गए थे वहां से। और फिर यहाँ पर से उन्होंने डिसाइड करा, सिंगापुर को मुख्यालय बनाया, और उसी में एक स्त्री सैनिकों का एक दल भी बनाया जिसे उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया। और जुलाई 1944 में उन्होंने पूरा डिसाइड करा कि हम लोगों को यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ अपना ही यहाँ पर अब रूल चाहिए, सिर्फ भारतीयों का रूल चाहिए। स्त्री सैनिकों की जो यहाँ पर पहली कैप्टन बनती है वो कप्तान लक्ष्मी सहगल या फिर लक्ष्मी स्वामीनाथन भी लिखते हैं, वो यहाँ पर पहली बनती है। आप समझ सकते हैं रानी झांसी रेजिमेंट नाम क्यों दिया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये सब इन्होंने स्टार्ट करा। और फिर यहाँ पर शाहनवाज के नेतृत्व में आईएनए जो है वो यहाँ पर आ गई थी, और भारतीय बर्मा का जो सीमा है वहां पर उन्होंने जो है वो हमला करने के लिए इम्फॉल मणिपुर उनको भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर भारतीय सैनिकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, और अब इस अभियान में उनकी विफलता हुई, और जापानी सैनिकों के पीछे हटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई थी कि आईएनए जो है भारत को स्वतंत्रता दिला सकती है। और फिर उसके बाद 1943 में भारत में फेमाइन का अकाल पड़ जाता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो है 15 से 30 लाख लोग जो है इस पूरे फेमाइन का बहुत बड़ा शिकार हुए थे। मरने वालों की जो पूरी संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसमें उन्होंने कुपोषण भूखमरी के कारण काफी लोगों की जान चली गई थी। और फिर यहाँ पर जो है जो भी युद्ध का प्रचार हो रहा था, युद्ध में व्यय हो रहा था, उसकी वजह से जो है खाने पीने की जो सप्लाई है वो भी बंद कर दी गई थी। और इसी समय जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा जूट की मिलें भी लगवाई थी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उनको जूट की बोरियों में भर के खाना भेजना होता था ना बाहर अपने सैनिकों के लिए। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, जो कि 10 जुलाई 1944 में यहाँ पर किया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पाकिस्तान की जो है यहाँ पर अवधारणा उसको समाप्त किया जाए, अलग से एक पाकिस्तान बनाओ, सेपरेट पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली, एक स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन के दौरान इसका नाम दिया था। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो मुस्लिम लीग है वो स्वतंत्रता की मांग करे, लेकिन अलग से पाकिस्तान ना बनाए, पार्टीशन की बात ना करे। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला में भी यही सब बातें की गई थी। ठीक है, देश की विभाजन की स्थिति में जितने भी आवश्यक विषय होंगे, रक्षा, कम्युनिकेशन, ये सब जो आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में जो है कोई संयुक्त समझौता किया जाए, सारे दोनों मिलकर के साथ में रहे, और ऐसा डिसाइड करे कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो जाए। फिर ये भी फॉर्मूला फेल हो गया, तो देसाई और लियाकत जो है उनके बीच में यहाँ पर फॉर्मूला डिसाइड किया गया। लेकिन फाइनली जो यहाँ पर रिजल्ट आता है वो वेवल योजना, रिजल्ट इसमें भी नहीं आता, लेकिन जो लॉर्ड वेवल थे, जो उस समय के वाइस राय थे, उन्होंने यहाँ पर जो है जून 1945 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबको बुलाया। डिसाइड इसमें भी कुछ नहीं हो पाया था। ठीक है, इनमें उन्होंने बोला कि खुद गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जो भी गवर्नर जनरल की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीय होगी, और हिंदू और मुस्लिमों की संख्या आपको बराबर दे दी जाएगी। और जो जो गवर्नर जनरल है उनकी वीटो को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका जो प्रयोग करना है वो आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, मतलब वीटो है पर प्रयोग नहीं करेंगे। और ये भी बोला गया था कि जैसे युद्ध में यहाँ पर आप हमें जीत मिल जाएगी ब्रिटेन को, तो वो आपको संविधान के निर्माण की यहाँ पर आजादी दे देंगे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं बनती ना, युद्ध जीते ना जीते, कब जीते इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर इस पूरी के विरोध किया था कि जो आपकी यहाँ पर कांग्रेस की छवि जो है ना वो एक सिर्फ और सिर्फ हिंदू दल बन के रह जाएगी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत नहीं करना है, ऐसी चीजों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। और फिर यहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटेन थे, वहां पे एक नए पर्सन आते हैं क्लीमेंट एटली। वो यहाँ पर जो है क्लीमेंट एटली यहाँ पर भारत के अंदर 3 लोगों को भेजते हैं। वो यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पर 1945 से 46 के बीच में यहाँ पर आजाद हिंद फौज पे मुकदमे चल रहे थे। आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे राशिद अली, उनको 7 वर्ष का कार्यवास सुनाया जा रहा था।
रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने यहाँ पर हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। और फिर यहाँ पर जो है काफी सारा विद्रोह हो रहा था, अलग अलग टाइप का विद्रोह हो रहा था। जैसे क्या है कि छात्र या जो नाविक थे वो इन बात से मना कर रहे थे कि मतलब जो यहाँ पर जो पूरा रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट वो यहाँ पर मानने से मना कर रहे थे। और जो कैप्टन अब्दुल राशिद को यहाँ पर यहाँ पर 7 वर्ष की सजा दी गई थी उसके अगेंस्ट में यहाँ पर चल रहा था। प्लस उनको ये भी वही प्रॉब्लम हो रही थी और सही प्रॉब्लम थी कि जो इंडोनेशिया उसमें भारतीय सेना का जो भी प्रयोग किया जा रहा है उनको वापस लाया जाए, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा वापस लिया जाए, और आपको जो हमें खाने की जो फैसिलिटीज पूरी नहीं दी जाती है, हमें जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है वो सब हमारा यहाँ पर ही स्टॉप किया जाए। ठीक है। और सभी लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके काफी सारे लोग इसके अंदर जुड़ गए थे। और वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों से, नाविकों से आग्रह भी किया था कि वो आत्मसमर्पण कर दे। और उन्होंने यही बोला था कि आपके लिए जितने भी मुकदमे चलाए गए उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही होती हैं। और फाइनली क्या हुआ यहाँ पर, और मुस्लिम लीग का प्रदर्शन उतना खास नहीं यहाँ पर हो पाया। और इसके तहत यहाँ पर अब भारत में क्या लाया जाएगा, कैबिनेट मिशन। ये आपके लिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो कैबिनेट मिशन है उसमें कितने लोग शामिल थे। तो ये 3 सदस्य की पूरी बैठक थी, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टर्ड स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। क्या होता है ना, ऑप्शन में 4 नाम दे देते, आपको ये तीनों नाम उसमें से हटाने होते कि ये 3 तो थे, चौथा जो लिखा है वो गलत है। तो यहाँ पर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के तीनों लोग यहाँ पहुंचते हैं डिस्कशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज के ऊपर वो भी डिस्कशन नहीं कर पाते। इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था कि आपको हम यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं कि आपका पार्टीशन हो जाए, पर इनडायरेक्टली ये पार्टीशन करके गए थे। कैसे, अभी देखो आप यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी क ख ग। ए पार्ट में इन्होंने बोला जितने भी हिंदू बहुसंख्यक प्रांत है उनको हम एक पार्ट में कर रहे हैं, जैसे मद्रास, बम्बई, ये आज के समय का आप कह लो तमिलनाडु पूरा रीजन, ये आज के समय का बॉम्बे, गुजरात, ये एमपी, ये यूपी, ये बिहार, ये उड़ीसा, ये सब डिवाइड कर दिया जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है। एक उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम के लिए जो पूरा पंजाब है उसको इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ऐसे ही जो दूसरा जो है यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है उनको भी डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्टली तो ये पार्टीशन की बात कह के ही नहीं गए, लेकिन इनडायरेक्टली सारा पार्टीशन करके चले गए। और फिर उन्होंने बोला कि आपके लिए संविधान सभा भी बन रही है, जिसमें आपके जो है निर्वाचन मंडल में 3 वर्ग बनाए गए थे, हिंदू, मुस्लिम और मुस्लिम, सिख और अन्य। ठीक है। जिसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 जो है भारतीय प्रांतों से आएंगे, 4 मुख्य आयुक्त जो चीफ कमिश्नर है वहां से आएंगे, और 93 देसी रियासतों से चुने जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये सब डिसाइड किया। और ये 3 तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, और ये सब चीजें भी एक्सेप्टेड नहीं हुई थी। ठीक है। ये सब जो जितनी भी यहाँ पर बातें कही गई हैं, ये सारी के सारी जो पॉइंट्स हैं वो सब एक्सेप्ट नहीं हुए थे। और फिर फाइनली आते आते यहाँ पर कैबिनेट मिशन को जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, दोनों ने यहाँ पर इसको अस्वीकार, मतलब उनको जो है थोड़े टाइम के लिए स्वीकार कर लिया था। और फिर उसके बाद नेहरू जी ने कहा था कि हम संविधान सभा में जाने के निर्णय के अतिरिक्त किसी और से बंधे नहीं है। इस बात की अधिक संभावना है कि किसी प्रकार का समूहीकरण नहीं होगा, जैसे कि NWFP जो है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और असम खंड ख और ग में शामिल होने से आपत्ति जताएंगे ही जताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ये क्या बना दी जाएगी अब आपके लिए, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसमें क्या क्या बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भी यहाँ पर बनाए गए थे, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, जॉन मिथाई यहाँ पर उद्योग और आपूर्ति के, राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मिनिस्टर, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। ऐसे करके जो है इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें आसिफ अली, SH भाभा, नाम तो नहीं है आप लोगों ने इनका, लियाकत अली, इब्राहिम इस्माइल चुंदर, अब्दुल रब निश्तर, गफनगर अली खान, जोगेंद्र सिंह मंडल, इन सब का हुआ। और फाइनली फिर जो है यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा यहाँ पर बैठती है। और मुस्लिम लीग यहाँ पर ज्यादा आती नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले एक दिन के लिए यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज किया जाता है, लेकिन फाइनली फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर एज अ परमानेंट मेंबर 11 दिसंबर 1946 को चूज कर लिया जाता है। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को यहाँ पर विरोध किया था, उन्होंने यही बोला था कि हमें सेपरेट करके पाकिस्तान बना के दो, हमारा पाक लैंड जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है इन सब के बाद यहाँ पर
क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो देख रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया था कि अंग्रेजी सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। यदि इस स्थिति अगर इस स्थिति तक आपका संविधान नहीं बन सका, तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की ये जो सरकार है वो विचार करेगी कि एक निश्चित तिथि यहाँ पर डिसाइड किया जाए कि कब आपको सत्ता सौंपनी है। तो ये इस तरीके से उन्होंने डिसाइड करा यहाँ पर। और फिर लॉर्ड वेवल यहाँ से गए और लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर क्या बनाया गया, एज अ न्यू वाइसराय उनको यहाँ पर घोषित कर दिया गया, वो नए वाइसराय बन जाते हैं। और फिर हमें जो है आजादी की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर आजादी में यहाँ पर बहुत जबरदस्त यहाँ पर जो है कांग्रेस और लीग के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो विभाजन हुआ था, बहुत बहुत दुखद घटना का यहाँ पर है, जो हम सोच भी नहीं सकते। हम लोगों ने गदर मूवी देखी है या आपने और ऐसे कोई भी विभाजन के ऊपर मूवीज देखी हैं, वो सिर्फ एक मूवी है। एक्चुअली में किस तरीके का हुआ था ना, हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो है अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उस समय ये क्वेश्चन भी आता है लास्ट यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी थे। उन्होंने वाइसराय को यह बोला भी था, युद्ध से बेहतर है कि हम उन्हें पाकिस्तान की मांग को मान ले, किंतु यह तभी संभव होगा जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारी पूर्वक से विभाजन करें, तभी हम यहाँ पर सॉल्व इसको कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर माउंटबेटन जो थे, जो भी वेवल की जगह पे आई थी, उन्होंने यहाँ पर भारत के विभाजन का जो फॉर्मूला है वो डिसाइड किया। ये थोड़े से ना सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन थे, ये चाहते थे कि भाई मेरे को जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिले, थोड़ा सा, ये थोड़े ना एक अपने आप को ज्यादा सोचने वाले पर्सन में थे। तो उन्होंने 3 जून को यहाँ पर अपनी माउंट बेटन की एक योजना तैयार करी, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि जो पंजाब और बंगाल है, वहां पे जितने भी हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में रहते हैं, उनके लिए अलग से बैठक बुलाई जाए, और अगर कोई यदि पक्ष किसी प्रांत के विभाजन करना चाहेगा तो विभाजन उसका भी कर दिया जाएगा। जिसमें यहाँ पर क्या होगा, 2 डोमिनियंस बनाए जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान, और 2 संविधान सभाएं भी बनाई जाएंगी। सिंध इस संबंध में निर्णय स्वयं। और यहाँ पर जो है पूरी कोशिश की गई थी कि भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प पहले तो दिया गया था, पैरामाउंसी का कॉन्सेप्ट उनको दिया गया था, फिर उनको बोला गया कि नहीं, या तो आप पाकिस्तान में जुड़ेंगे या आप भारत में जुड़ेंगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। और बंगाल को स्वतंत्रता देने से भी मना कर दिया गया था। ये सब तो वहां पर आपको पता जुड़ गए थे। लेकिन जो हैदराबाद है, वो पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग उसकी भी अस्वीकृत कर दी गई थी। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे आते आते भारतीय में स्वतंत्रता का अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया था। 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में इसको प्रस्तुत कर दिया गया, 18 जुलाई को यहाँ पर पारित कर दिया गया, हस्ताक्षर भी हो गए। और यहाँ पर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, हमारी खुद की कॉन्टिनेंट, 2 उपनिवेश भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान में जो सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सीमांत एरिया, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, ये सब बनाए गए। और बाकी उन सब की जो है एक सीमा निर्धारण करने के लिए यहाँ पर किसको बुलाया गया, माउंट जो है सर साइरल रेडक्लिफ को यहाँ पर बुला दिया गया। और फाइनली यहाँ पर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के सारे क्षेत्राधिकार की भी समाप्ति कर दी गई। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ था, उसकी हेल्प से आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का भी तैयार कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो भी सारी पावर थी गवर्नर जनरल की, वो हटा दी गई यहाँ पर। और 2 पार्टी यहाँ पर बन जाते हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, लेकिन भारत के लिए माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बने रहने के लिए अभी कहा गया था। फिर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, पूरे भारत को अब एकीकरण भी तो करना है ना। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी यूनिटी करने का काम किसको दिया जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल, तभी इनको यूनिटी मैन कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही उम्दा और बेहतरीन काम यहाँ पे किया था। इन जो को 15 अगस्त तक भारत की सारी जो स्टेट्स है ना, वो शामिल हो गई थी भारत में। बस 3 कौन सी रह गई थी, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। कश्मीर हैदराबाद को आप जानते हैं, जूनागढ़ जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, वो आज के समय के गुजरात, ये भी शामिल होने की बात की गई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया था, मतलब शामिल होने की जब बात की जा रही थी, तो उनको बोला गया था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ तक आते आते 15 अगस्त तक आते आते 136 देशी रियासतें भारत में जुड़ गई थी। कश्मीर 26 अक्टूबर को जो है वो पूरा ऑपरेशन के तहत किया गया था। हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो के तहत लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे, जूनागढ़ को रेफरेंडम के बेस पे, लोगों की वोटिंग के बेस पर यहाँ पर इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया था। तभी हम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी मैन के नाम से जानते हैं, और इसीलिए उनके नाम पर आज के समय में क्या बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा भारत पूरा यूनिटी होता है। और बहुत छोटी छोटी सी जो रियासतें बच गई थी, वो अपना अलग से नहीं रह सकती थी, उनको भी मिक्स कर दिया गया।
ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, या उड़ीसा में मिला दिया गया कुछ कुछ जगहों को यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ भी पहले तो एमपी का ही पार्ट था ना, तो ऐसे करके ना इनको इंक्लूड कर दिया गया। और फिर यहाँ पर जो है विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल, कच्छ, ये सब भी रियासतें थी। इनको भी अलग अलग जगह में जोड़ करके एक साथ यहाँ पर पूरा बना दिया गया। और इस प्रकार से हमारा जो भारत है पूरा यहाँ पर वो एक साथ यहाँ पर जुड़ने को तैयार होता है। और फिर यहाँ पर काठियावाड़ की जो रियासतें थी, मध्य मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य भारत, और पंजाब, पटियाला, राजस्थान, इन सबको जो है यहाँ पर भारत के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इसी प्रकार से इन सबको भी इंक्लूड कर दिया गया। राइट एवरीवन, तो इस तरीके से इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर जो है ये सब पूरा आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अब हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट होगा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसी के आगे, कि भारत में अब यहाँ तक तो आजादी हो गया। अब आपके एग्जाम में जो अलग से सवाल किए जाते हैं, जो छोटे मोटे सवाल आप लोग भी जानते हैं बहुत अलग तरीके से पूछे जाते हैं, अब हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट यहीं पर ही, जो अब मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी। अब भारत के अंदर जो है इन लोगों ने जो राजस्व की पॉलिसीज थी, भू राजस्व की जो पॉलिसीज है जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, वो भी यहाँ पर आती। तीन है बेसिकली, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, सबसे पहली जो है इजाजेदारी प्रथा आई थी सबसे पहले, जिसमें क्या है 5 वर्ष का इन्होंने यहाँ पर पूरा डिसाइड किया था, 5 इयर्स का ठेका दिया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि जो है वो ठेके पर दी जाती। तो पहला इजारेदारी प्रथा हुआ था, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक ना अच्छा खासा फायदा दे नहीं पाया, तो ये हो गया बंद। फिर आता है स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आते हैं जब वो भारत आते हैं। तब उनमें यहाँ पर जो है वो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद कॉर्नवालिस आते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई समझौता अगर हम करें तो वो किससे करें, किसान से करें या जमींदार से करें, और जो कितनी पैदावार होगी उसका कितना रूप हमें यहाँ पर डिसाइड करना है, ये सब इन्होंने डिसाइड करा है यहाँ पर। और फाइनली इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, इन सब ने जगह में लागू कर दी। 10 वर्ष के लिए बनाया गया, स्थायी है ना, 10 वर्ष तो रहेगा कम से कम। जिसमें उन्होंने क्या करा, जमींदारों को भूमि का मालिक बना। इसमें बोला कि आपका जो अधिकार है वो पैतृक है, वो आपका हेरिडिटरी रहेगा, आपका बेटा भी उस पर आके बन सकता है। और उन्हें भूमि से तब तक अलग नहीं किया जाएगा जब तक वो आपका आपका सरकार का पैसा पूरा दे रहे हैं। तो सरकार का पूरा ऐसा सिस्टम क्या था कि पूरी जमीन है ना, उसका जो 1/11वां हिस्सा होगा वो जमींदार खुद के पास रखेगा, और 1/10/11वां हिस्सा जो है वो कंपनी को यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, और सरकार जो है किसानों से कुछ नहीं करेगी। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले फार्मर्स है नीचे की तरफ, फिर जमींदार लोग हैं, और फिर ऊपर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो फार्मर पैसा देंगे जमींदार को, जमींदार आगे पास करके ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश और जमींदार का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जो कोई ऐसा निश्चित तारीख तक अगर आप अपनी पूरी जो है अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करते हो तो क्या किया जाएगा, आपसे आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। ये सब डिसाइड किया गया था इस पूरे में। फिर उसके बाद आता है रेओतवारी सिस्टम। रेओतवारी सिस्टम, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, कौन लेके आए थे, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। नाम लिख लो इनके, अलेक्जेंडर रीड। इन्होंने रेओतवारी सिस्टम एस्टैब्लिश किया था 1820 में, मुंबई के अंदर इसको लागू किया गया था। और उस समय जो बॉम्बे के गवर्नर थे एलिफ्स्टन, उन्होंने यहाँ पर इसको करवाया था। हुआ क्या था इसके अंदर, कि किसानों को जो है यहाँ पर मेन हेड बना दिया गया था। जो बीच में आते थे ना, मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे यहाँ पर जमींदार, उनको हटा दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम अप्लाई किया गया था, सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा अप्लाई किया गया था, तो आंसर क्या होगा आपका, रेओतवारी सिस्टम सबसे बड़े एरिया में इसको अप्लाई किया गया था। और फिर आता है महलवारी। महलवारी सिस्टम जो है यहाँ पर हेस्टिंग्स ही लेकर के आते हैं यहाँ पर। और इसमें इन्होंने यहाँ पर जो है मध्य प्रांत, यूपी, पंजाब में लागू किया था। और इसमें पूरे गांव को एक महल के नाम से बोला जाता था, महाल के नाम से। उसमें जमींदारों या उन प्रधानों के साथ जो है उनको बोला जाता था, और सामूहिक रूप से पूरे गांव या पूरे महल के प्रमुख होने का जो दावा करते थे ना, उनसे बात करते थे। जमींदार नहीं है वो चौधरी हो सकते हैं, लंबरदार हो सकते हैं, उनसे सीधा बात किया जाएगा, और वो आगे जो है पैसा ट्रांसफर किया कर। तो कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी नीतियां बनाई थी। ये आपसे सवाल बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी नीतियों को लागू किया था। तो ये था आपका एक रेवेन्यू का। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत के अंदर जो प्रेस था,
प्रेस का यहाँ पर इन्होंने कैसे बढ़ावा दिया था, तो देखो पहला मैंने आपको बताया था, जो जो पहला है यहाँ पर, वो जेम ऑगस्टस हिकी 1780 में प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम है द बंगाल गजट, ये मैंने आपको बताया था। या फिर इसका दूसरा नाम कलकत्ता जनरल एडवाइजर, थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसको याद करिएगा। ठीक है, इसको लेकिन बंद कर दिया गया था, इसको 1872 में बंद भी कर दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर 1799 में समाचार पत्रों के लिए एक अधिनियम एक्ट पास किया जाता है, जिस एक्ट में क्या था कि जो वेलेस्ली हैं वो लेके आए थे इसको, कि समाचार पत्रों पे क्या लगाएंगे, सेंसर लगाएंगे। अगर जो भी समाचार पत्र, यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि आप जो भी आप अपना समाचार छाप रहे हो, उसमें आपको अपना जो आपका ओनर है, एडिटर है और मुद्रक, सबका नाम आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता है अनुज्ञप्ति नियम 1823 का, जो कि गवर्नर जनरल जॉन एडम्स यहाँ पर जो है वो लेके आते हैं, जिसमें क्या था कि अगर आप किसी के भी, जो आप किसी के भी पूछे बिना यहाँ पर अगर आप कुछ भी छापते हो या आप प्रेस की स्थापना करते हो, तो आपको वहां पर दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा। इसी वजह से जो राजा राम मोहन रॉय की मिरात उल अकबर थी पर्शियन लैंग्वेज में, उसको यहाँ पर बंद करना पड़ा था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिए, मैंने आपको वैसे बताया भी है, मिरात उल अकबर, गिफ्ट टू मोनोथीस, उनकी बुक, ये सब लिखवाया है मैंने आपको। फिर उसके बाद प्रेस अधिनियम, मेट कैफे एक्ट। मेट कैफे कौन थे, ये इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफी उदारवादी यहाँ पर बोला था, इन्होंने कहा था कि चलो छापो, मर्जी है तुम्हारी, करो जो करना है, वैसा वाला हिसाब था इनका, कि छापो अपनी मर्जी से। ठीक है, बस यहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, बाकी आप अपने अपने तरीके से अपना काम कर सकते थे। लेकिन इसको वापस से खत्म कर दिया गया था 1857 में, जब रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। और फिर जो है पंजीकरण अधिनियम आता है, जिसके तहत आपको जितना भी आपका प्रेस है, समाचार है, उन सब पे प्रतिबंध नहीं लगाना, पर नियमित कोशिश करी गई थी कि नियमित करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, वो एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं, जो कि किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड रिपन ने। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रिपन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी देर बाद आपको भी रिपन के जो कार्य हैं उनके बारे में भी अभी बताऊंगी। ठीक है, सो लॉर्ड रिपन जो थे, उन्होंने यहाँ पर जो है बोला था कि जो जिला अधिकारी है, उनको ये अधिकार दिया गया था कि अगर आप किसी भी भारतीय भाषा, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में, आप वर्नाकुलर का मतलब ही आप लोकल याद कर लो, अगर आप लोकल लैंग्वेज अपना कुछ भी समाचार पत्र छापते हो, प्रकाश करते हो, तो वहां पर आपको जो है बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसमें क्या होगा कि आप ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते हो जो सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार के विरुद्ध अगर चीजें छप रही थी तो क्या हो रहा था, सरकार को क्या अगेंस्ट जा रही थी बातें, तो सरकार ने डिसाइड किया कि सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर आप कुछ नहीं छापेंगे तो ठीक है, कर देंगे, वरना आपको लोकल लैंग्वेज में कुछ भी गलत छापने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा हुआ भी था कि 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को जो है वो कारावास की सजा दे दी गई थी। ये पहले ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको जेल में बंद किया गया था। और इन सब चीजों के चलते जो है रातों रात ही कई सारे ऐसे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो गई थी, है ना, क्योंकि लोकल में नहीं छाप सकते, इंग्लिश में तो छाप सकते हैं ना भाई। तो इन्होंने इस तरीके से ये किया था। ठीक है, 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में यहाँ पर 1908 और 1910 के जो अधिनियम थे उनको भी यहाँ पर रद्द किया गया था आगे चल के। तो इस प्रकार से ये था आपका एक, इसी के लिए मतलब प्रेस के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर जो है कई बार ऐसा सेंसरशिप लगा दी गई थी, उनको ऐसी शर्तें दे दी जाती थी जिसके तहत उनको कुछ भी ऐसी चीजें छापनी नहीं है, गोपनीयता बना के रखनी है, प्रिवेसी रखनी है, ये सब बातें उनको और लगाई गई। और फिर यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जो है, यहाँ पर जो है यही समिति ने बोला था कि क्या किया जाएगा, यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा जो आईपीसी है उसके तहत वहां पर परिवर्तन किए जाएंगे। और 1951 में यहाँ पर एक्ट आया था, जिसमें ये बोला गया था कि समाचार पत्र और जितने भी जहाँ पे भी छपे जाते हैं वहां पर आपत्तिजनक साम्राज्य अगर आप सामग्री प्रस्तुत करते हो, आप छाप देते हो, तो आप पर क्या दिया जाएगा, आपको जमानत मांगने और जब्त करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, 1956 तक तो यही कुछ जो है भारत के अंदर लागू भी रहा था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि 1954 में एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें ये बोला गया कि अखिल भारतीय समाचार पत्र जो है वो आप यहाँ पर जो है एक बड़े लेवल पर उसको
न्यूज़पेपर की जो काउंसिल है वो यहाँ पर आप एस्टैब्लिश करोगे। ठीक है, ऑल इंडिया की न्यूज़पेपर जो काउंसिल होती है, या फिर आज के समय वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बन चुकी है। ये 1966 में बनी थी, वैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में बनी थी, पार्लियामेंट ने बनाया था। तो इस तरीके से ये रहेगी यहाँ पर, जिसमें जो क्रॉसवर्ड पजल्स है वो बंद की जाए, जो प्राइस पेज का सिस्टम होता है उसको यहाँ पर अपनाया जाए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे शिक्षा यहाँ पर बढ़ने लगी। तो देखो, सबसे पहला क्या था, आप लोग भी जानते हैं कि इंडिया में जो ब्रिटिश आए थे उनको कोई शिक्षा से मतलब तो था, वो तो अपना काम करना चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है स्टार्टिंग के 16 ईयर्स में उनको कोई मतलब ही नहीं था किसी भी चीज से। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि खुद का फायदा करो, उनको कोई मतलब नहीं था शिक्षा में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी 1781 में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करी, जिसके हेड यहाँ पर जो है सलीमुल्लाह यहाँ पर हेड बनते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम के कानून और उनके संबंधित विषयों को यहाँ पर जानकारी देना। फिर 1791 में ब्रिटिश रेसिडेंट जोनाथन डंकन ने यहाँ पर संस्कृत कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट करी। 1800 तक आते आते लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम है ना, कहाँ पे होगा, कैलकाटा में, तो वहां पर उन्होंने इसको भी स्थापना करवाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, जिन्होंने यहाँ पर काफी एक बड़ी योजना बनाई थी, वुड्स डिस्पैच के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें ये बोला गया था कि जन साधारण की जो शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व हमें खुद ही करना होगा। गांव में जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी पाठशालाएं हैं, उनको बनाना होगा, जिसके अंदर आप जो है लंदन के मॉडल के ऊपर जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास है वहां पे यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए आप हिंदी रखोगे, और छोटे लेवल पे आप उनकी वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उनको यहाँ पर रखोगे। प्लस स्त्री शिक्षा हो गया, वास्तविक शिक्षा जो होती है, स्किल डेवलपमेंट हो गई या वोकेशनल डेवलपमेंट, उस पर भी फोकस करेंगे। और इसके तहत फिर फाइनली इंडिया में 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में ओपन भी कर लिए गए थे। और फिर जो है बेनेथन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुने स्कूल यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे, जिसके फर्स्ट हेड बनते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों ने पूछा हुआ सवाल है। फिर यहाँ पर आता है हंटर आयोग। और ये हंटर वो नहीं है जो वहां पर कमीशन में पढ़ा था, आपने आपने पढ़ा था ना कमीशन में, हंटर कमीशन जलियांवाला बाग, नो ये वो नहीं है। ये है यहाँ पर हंटर आयोग, जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ये वही हंटर है जिन्होंने भारत का पहला सेंसस भी कंडक्ट किया था। अब आप लोग कहेंगे मैम सेंसस तो लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट किया था। देखो, लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट किया था, लेकिन लॉर्ड मेयो थोड़ी ना घर में जा के पूरी जनगणना देख के आए थे। लॉर्ड मेयो ने जो है, लॉर्ड मेयो ने एक पर्सन को, ऑफिसर को अपॉइंट किया था ना, वो ऑफिसर भी हंटर ही थे। और ये वही हंटर हैं जिन्होंने शिक्षा आयोग भी यहाँ पर बनाया था। ठीक है, क्लियर होगी ना बात ये वाली। दो हंटर है, एक एजुकेशन और सेंसस वाले, और एक जलियांवाला बाग वाले। ठीक है, वो बहुत बाद आएगा, वो 1919 में आएगा। ठीक है, तो अलग अलग पर्सन है। तो इन्होंने भी यहाँ पर बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको यहाँ पर काफी प्रमोट किया जाए, और प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा में दो खंड रखो, दो पार्ट्स रखो, शहरों, कस्बों और गांव के अंदर स्त्री शिक्षा के लिए काफी ज्यादा प्रबंधन जो है वो नहीं है, तो उसको कंप्लीट करो। तो इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सबको यहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। और फिर यहाँ पर 1904 का आता है, याद रखिएगा 1904 में थॉमस रेले ने, जो ये उस समय लॉर्ड कर्जन के समय था, जिसमें सिर्फ बेसिकली विश्वविद्यालयों की ही बात की गई थी कि विश्वविद्यालयों में कैसे रिसर्च वर्क को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली सारी सारी बातें जो थी वो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट था, जिसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर बात की गई थी। और फिर उसके बाद सैडलर कमीशन आती है 1917 से 9 तक के लिए, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बोला था कि जो स्कूल की शिक्षा है वो 12th तक रखो, और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय के लिए लोगों को तैयार करो, बच्चों को तैयार करो, और कॉलेज स्तर पे उनको शिक्षा दो। विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज के लिए शिक्षा देने के लिए तैयार करो। महिला शिक्षा को भी जो है और बेटर करो। विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता मत रखो। और इसी तरीके से मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, उस्मानिया, लखनऊ, इन सब में जो है काफी सारे विश्वविद्यालयों को बनाया गया था। धीरे धीरे करके एस्टैब्लिशमेंट की गई। फिर आती है हेरिटॉग कमेटी। हेरिटॉग कमेटी ने बोला कि बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दो, जरूरत भी है ध्यान देने की, और साथ साथ क्या करो कि जो डिजर्व करते हैं ना कैंडिडेट, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर मेरिट के बेस पर क्या करो, उनको यहाँ पर एजुकेशन में
अलाउ करूँ। तो क्वेश्चन आ सकता है हार्टोक कमेटी किससे जुड़ी हुई है। कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से कमिटीज की लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सर्जेंट की योजना यहाँ पर आती है 1944 में, जिसमें बोला गया था कि हम राष्ट्रीय शिक्षा यहाँ पर पूरा तैयार करेंगे। सर्जेंट यहाँ पे बनते हैं हेड इसके, जिसके अनुसार 3 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको आप पहले तो प्राइमरी एजुकेशन दोगे। 6 से 11 के लिए आप निःशुल्क, मतलब बिना फ्री के, सॉरी बिना कॉस्ट के आप जो है अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन दोगे। और 11 से 17 आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए उच्च व्यवस्था यहाँ पर दोगे। और उसके बाद जो है त्रिस्तरीय स्नातक, 3 इयर्स का यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री दो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रमोशन करो। तो यही फॉलो आज भी किया जाता है। और स्वतंत्रता के बाद भी राधा कृष्ण गोखले, जिनके बर्थडे पे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, और यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर बोला कि क्या होना चाहिए, प्री यूनिवर्सिटी में 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, जिसमें आप सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सबको यहाँ पर दोगे। 180 दिनों का अध्ययन सबके लिए यहाँ पर कॉमन होना चाहिए। फिर आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यूपीएससी ने भी इस पर सवाल किया है, कोठारी कमीशन कौन से ईयर में आई थी। 1964, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजनी कोठारी, सॉरी डॉक्टर एस कोठारी। ठीक है, रजनी कोठारी तो आगे है। तो डॉक्टर डीएस कोठारी के यहाँ पर जो है वो उसको अध्यक्षता यहाँ पर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 ईयर से कम तक के लोगों को क्या प्रोवाइड करो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें आपकी पहली तो हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और राष्ट्रीय जितना भी हम खर्च करते हैं, अपना जीडीपी बनाते हैं, अपना बजट तैयार करते हैं, उसमें 6% आप किस पे लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे। सस्ती पुस्तकें देंगे, कृषि के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, प्लस विज्ञान अनुसंधान रिसर्च वर्क पे भी प्रमोशन देंगे। और उसके बाद सरकार ने 1976 में भी समवर्ती सूची में 42nd अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शिक्षा को, जो पहले स्टेट लिस्ट में थी, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। 1986 में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। 2002 वर्ष में 86 अमेंडमेंट एक्ट को पास करके 6 to 14 बच्चों को यहाँ पर अलाउ कर दिया कि वो क्या प्रोवाइड करें, उनको फंडामेंटल राइट है उनका, डीपीएसपी। एक तो हमारा आर्टिकल 21A बनाया, हमारा आर्टिकल 45 में चेंज किया, और आर्टिकल 51A की 11th फंडामेंटल ड्यूटी में सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन में भी काफी बढ़ावा दिया। इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए गए भारत के अंदर, जो है चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद किसान सभा, यहाँ तक था आपका एजुकेशन। फिर हमारा 1857 से 1947 तक किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या किया। तो पहले जो अवध का यहाँ पर 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद काफी सारे सरकारों, जो किसान है उनके तालुकदारों को उनकी भूमि वापस दे दी। उसके बाद जो है क्या होने लगा था कि तालुकदारों और बड़ी जमींदारों को नियंत्रण और बढ़ता गया, एक नया वर्ग तैयार हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नायक द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक किसान सभा को ऑर्गेनाइज। और फिर यहाँ पर जो है 1920 में बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू से इन गांवों का दौरा करने के लिए बोला। और फिर अवध किसान सभा का 1920 में गठन किया जाता है। फिर यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह आते हैं, मैंने आपको बताया भी था बारडोली सत्याग्रह के बारे में। यहाँ पे क्या था, बारडोली सत्याग्रह में सूरत के एक जिला है बारडोली, वहां पे ये पूरा हो रहा था, जहां पर 1926 में जो पूरी टैक्स का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया था, 30% तक इंक्रीज कर दिया गया था, जिसके लिए बारडोली जांच आयोग भी बनाया गया था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है पॉइंट, कि फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। और फिर यहाँ पर सरकार जो है, यहाँ पर काफी आंदोलन किया जाता है और किसानों की बात मान ली जाती है। और फिर ब्रिटिश की सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल समिति का गठन करते हैं, जिसमें उनके 30% टैक्स को घटा के 6% कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा 1936, ये लिखो सब लोग, ये वाले फैक्ट्स आपको याद करने हैं, जिसके हेड बनते हैं सहजानंद सरस्वती। फिर तेभागा आंदोलन, जो कि कृषि का ही एक आंदोलन है, बंगाल में काफी लंबे समय के लिए चला था। यहाँ पर तेलंगाना के अंदर आंदोलन चला था, गुरिल्ला युद्ध उसको कहा जाता है। और इस तरीके से जो है वो उसमें एरियाज में आंदोलन चलते हैं। इनके नाम लिख लीजिए, इनके ईयर्स लिख लीजिए, आपके एग्जाम में इनके नाम और ईयर्स पूछे जाते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा सा लाइन्स रीड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो श्रमिक वर्ग था, जो पूरा ट्रेड का था, उसमें भी काफी सारी चीजें बढ़नी शुरू हुई थी। जैसे 1817 में
शशिपदा बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की। आई थिंक आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये फैक्ट नहीं पता होगा, इसीलिए इंक्लूड करा गया है। तो ये आप लोग प्लीज इसको जो है लिख लीजिए, ये मैंने तभी इंक्लूड किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भारत के श्रमजीवी नामक समाचार पत्र भी यहाँ पे स्टार्ट किया था। फिर 1878 में सौरभ जी शपून बंगाली ने श्रमिकों की बेहतर करने के लिए नई नई दिशाएं यहाँ पर लेकर के आए थे। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे, लोखंडे को यहाँ पर लीडर मूवमेंट का हेड भी कहा जाता है, उन्होंने मिल हेड एसोसिएशन बनाया यहाँ पर। और इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का जो है हड़ताल आयोजित की गई, तिलक ने अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी में भी हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया। और इसी प्रकार से चलते चलते 1920 में फिर से, जैसे पहले 1920 में जो है किसान सभा बनाई गई, ऐसे ही 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस बनाई गई, यूनियन ऑफ कांग्रेस बनाई गई यहाँ पर। ठीक है, जिसमें जो है इसके हेड यहाँ पर अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को चुना गया, दीवान चमनलाल को चुना गया, मैंने आपको बताया भी था अभी। फिर 1926 में इससे जुड़ा हुआ एक अधिनियम आता है जिसमें व्यापार संघ जो ट्रेड यूनियन है उनको बिल्कुल लीगल मान लिया गया, और उनके उनसे जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं उनको यहाँ पर उनके लिए अलग से कानून बनाया गया, जिसमें कानून के में उनको एक अलग से वैधता प्रोवाइड की गई। और फिर करते करते यहाँ पर जो है श्रमिक विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 आता है। और फिर मेरठ का षड्यंत्र केस 1929 का यहाँ पे ये भी किया जाता है, जिसमें सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था और मेरठ ले जाकर वो मुकदमा चलाया था। उन पे ये बोला था कि भाई भारत की संप्रभुता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें काफी सारे लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना। उसके बाद फिर होते होते यहाँ पर जब हमारा देश पूरा आजाद हो चुका था, आधी रात को जब यहाँ पर आजादी के पूरा कहते हैं कि भाग्य से गुप्त भेंट हमें ये मिली है, उन्होंने एक जो है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट यहाँ पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो उनको 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में संभाला गया था, जिसमें उन्होंने 15 मंत्रियों के साथ पद को ग्रहण किया था, जिसको हम नेहरू मिनिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये लिस्ट है पूरी, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, मैं पढ़ के क्या ही बताऊँ, आपको सबको सामने दिख रही है, आप सब लोग रीड कर लो, मैं बताऊंगी, आप बेवजह सुनेंगे तो आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए सभी लोग। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, एग्जाम में फर्स्ट कौन थे ये कई बार पूछा जाता है, इसीलिए लिस्ट में अभी आपको लिए 1 मिनट तक पॉज भी कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लो इसको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी बीपीएससी दोनों ही इनसे सवाल पूछती है। ठीक है, तो ये सब आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर रेड क्लिफ को बुलाया जाता है ना भारत, मैंने बताया था रेड क्लिफ भारत आते हैं। साइरल रेड क्लिफ जो है ना, ये एक बिल्कुल ही जस्ट जस्ट जज थे, इनको कोई नॉलेज नहीं थी यहाँ पर, ये पहली बार भारत आए थे, इनको एक काम सौंप दिया गया, तो उन्होंने गलतियां बहुत करी, बहुत गलतियां करी। आज के समय में हमारी जितनी भी जो बाउंड्री के इश्यूज चल रहे हैं ना, ये सब ब्रिटिश सरकार की देन है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया, काफी सारा हिस्सा वहां पे चला गया। और उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त 1947 को वापस दी गई, और माउंटबेटन ने जानबूझकर इसको 15 अगस्त को यहाँ पर लोगों के सामने दिया, ताकि जो भी यहाँ पे दंगे वंगे होंगे उसका नतीजा यहाँ पे ना ही आए, नतीजा सिर्फ बाकी अलग से ही आए। और फिर उसके बाद सिविल सरकार जो थी उसको डिवाइड कर दिया गया, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। और इस तरीके से जो है 1,60,000 कर्मचारियों ने भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जो है आपस में ट्रांसफर होने का निर्णय लिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर गांधी जी की हत्या हो जाती है, बिरला भवन नई दिल्ली में नथुराम गोडसे गांधी जी को यहाँ पर मार के हत्या कर देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और हर तरफ अंधेरा छा गया, वो और उनकी यादें हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं सत्य को समर्पित करें जिसके लिए वे जिए और वे मरे। राइट, इस तरीके से हुआ। और उसके बाद 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया, और 1948 में आरएसएस की शर्तों के साथ पटेल ने प्रतिबंध हटा लिया। राइट, तो इस तरीके से ये वाली फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जो है जो हमारी भारत की रियासतें थी, अगर मैं बात करूं अगले अध्याय में, भारत की रियासतें 560 थी, 62 थी, जिसमें इतना बड़ा एरिया था।
और इनमें से कुछ ऐसी रियासतें थी जो काफी छोटी थी, जैसे कि बिलबारी, जिनकी संख्या सिर्फ 27 थी, कुछ थी नहीं संख्या वहां पर। ठीक है, वार्षिक आते थी जो मात्र आय जो थी उनकी वो 8 रुपए थी। और कुछ इतनी बड़ी थी जैसे कि हैदराबाद, भाई ये बहुत ही बड़ी थी, आज के समय की इटली के बराबर है वो, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख थी। वहां पे 8.5 करोड़ वार्षिक आय थी। तो इस तरीके से हमें जो है पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी थी। तो हमने रियासतों को यहाँ पर विलय और एकीकरण यहाँ पर करा, जिनको मैंने आपको बताया ही कि इन्होंने किया था, वल्लभ भाई पटेल। और जो हमारे उस समय के यहाँ पर मंत्रालय सचिव थे, वीपी मेनन, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जोड़ा। और मैंने आपको बताया अभी जूनागढ़, जूनागढ़ जो है यहाँ पर मुस्लिम नवाब के अगेंस्ट था। यहाँ पर वो यहाँ पर पाकिस्तान में अपने आप को सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन हिंदू जनसंख्या में सम्मिलित, हिंदू जो पूरी जनसंख्या थी वो तो हिंदू थी, वो चाहते थे कि भारत में सम्मिलित हो। तो वहां पर जो है फाइनली यहाँ पर जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया गया, जिसमें जनता ने, लोगों ने इंडिया में वोट दिया और ये हमारे साथ विलय हो गई। हैदराबाद कह रहा था कि हम खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन जो जनता थी वहां पे भारत में, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा आंदोलन करे यहाँ पर निजाम के अगेंस्ट। और उन्होंने यहाँ पर जो है वो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाओं ने यहाँ पर ऑपरेशन पोलो परफॉर्म किया, और उसी के तहत यहाँ पर हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं, जहाँ पर हिंदू और जनसंख्या थी, लेकिन जो उसके जो शासक थे वो मुसलमान थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या दोनों बराबर तरीके से थी वहां पे। और वहां का जो शासक था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, महाराजा हरि सिंह। फिर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही समय में, तो पाकिस्तान अभी नया नया बना था, उन्होंने कबीलियाई को भेज करके कश्मीर पर अटैक कर दिया। और एकदम से कबीलाई जितने लोग हैं वो तेजी से कश्मीर श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। और श्रीनगर हाथ से चला जाता तो महाराजा हरि सिंह द्वारा पूरा का पूरा क्षेत्र हाथ से चला जाता। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 26 अक्टूबर जो है 1947 को उन्होंने यही बोला कि हम किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ हम अपना विलय करना चाहते हैं। और इस प्रकार से भारत के साथ उनका जो है विलय संभव हो पाता है। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा आप आज जानते हैं पीओके में, जो कि हमारा ही है। फिर इस तरीके से जो है सारी चीजें यहाँ पर एक साथ होनी शुरू होती हैं। और सबको, कुछ जगह को यहाँ पर अभी जो छोटी छोटी इकाइयां थी उनको क्या कर दिया गया, भारत में अभी जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर उसको विलय करवा दिया गया। तो ये सब आपको जो लिखा है मैं आपको बता रही हूँ, उसको आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है भाई। लेकिन फिर यहाँ पर किसका संविधान निर्माण होना शुरू होता है, हमारे भारतीय संविधान का। और यहाँ पर 15 अगस्त 1947 के बाद राष्ट्र निर्माण में हमारा संविधान सभा यहाँ पर बन के तैयार होती है। संविधान सभा जो है वो जो हमेशा से चाहते थे कि यहाँ पर बने। और 1925 में जब दिल्ली के अंदर सर्वदलीय सम्मेलन के समकक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल भी आया गया था, तब भी यहाँ पर गांधी जी ने इस चीज के लिए बोला था कि हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पहली बार जो डिक्लेरेशन की थी वो 1934 में एम एन रॉय ने इसके बारे में बात कही थी। और फाइनली फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान निर्माण के लिए यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। और हमारे यहाँ पर संविधान सभा जो बनती है उसमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे लोग जुड़े थे। 9 दिसंबर को आई थी। गांधी जी इसमें बिल्कुल नहीं थे, याद रखिएगा, गांधी जी का पूरे में रोल नहीं था। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से लोग शामिल नहीं थे, तो आपका आंसर गांधी जी होगा उसमें से। ठीक है, गांधी जी की उस समय कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, इन सब की मृत्यु हुई थी, इनकी खुद की भी तबीयत काफी खराब रहती थी, तो वो पूरे संविधान सभा के प्रोसेस में शामिल नहीं थे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बोला था कैबिनेट मिशन ने कि आप हर 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि को चूज कर लो। और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है बनाया। और मुस्लिम लीग यहाँ पर अलग हो गई थी, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे हम थोड़ा ठहर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना अलग से निर्माण कर लिया। और यहाँ पर संविधान सभा जब यहाँ पर डिवाइड हुआ 15 अगस्त को, तो संविधान सभा में जो मुस्लिम लोग थे कुछ वहां पर जाके शिफ्ट हो गए। और इस तरीके से संविधान जो है वो अपना काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद जो है स्वतंत्रता के धीरे धीरे बाद में आते आते जो है शीत युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया, कोल्ड वॉर शुरू होता है, क्योंकि दो मेन पावर निकल के आती है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, दो मेन पावर निकल के आती हैं। इस तरीके से शीत युद्ध हुआ, लेकिन भारत ने क्या डिसाइड करा कि हम लोगों ने किसी का भी ऐसा साथ नहीं देना है। हम लोगों ने यहाँ पर
पंचशील, कॉमनवेल्थ, इन सब के साथ हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करा। हम लोगों ने यहाँ पर था कि भाई स्वतंत्रता अपनी बनाए रखनी है, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है, हमने किसी के भी एक के साथ यहाँ पे नहीं जुड़ना। ठीक है, जितने भी और उपनिवेशवाद और गुलाम क्षेत्र है उनको हमने यहाँ पर फ्री करवाना है। फिर उसके बाद हमारे भारत में पहली बार जो है आम चुनाव करवाए जाते हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर देश में आती है, और इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो यहाँ पर पहली बार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाया गया, और भारत की आधी आबादी 21 वर्ष के आयु जिन्होंने पूरी कर ली थी उन्होंने पंजीकृत कराया, और 489 लोकसभा की सीटों के लिए 3283 लोगों ने यहाँ पर मतदान जो है सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ। और फिर यहाँ पर 14 राष्ट्रीय दल भी थे जिन्होंने यहाँ पर अपना पूरा स्टार्ट करना किया। और फिर इसी प्रकार से जो है यहाँ पर पूरा पूरा एक तैयार होता है, और 1952 में यहाँ पर फाइनली इसका रिजल्ट आता है। बैलेट बॉक्सेस बनाए जाते हैं जिसमें 8,200 टन स्टील का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस यहाँ पे बनाई जाती है, और जहां पर आज भी भारतीय की मुद्रा की छपाई भी होती है। महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ केंद्र आरक्षित भी किए गए थे। 2,24,000 क्षेत्र थे जिसमें 27,527 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। और फाइनली यहाँ पर 489 सीट्स पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें 364 लोकसभा की सीटें कौन लेकर के आते हैं? कांग्रेस यहाँ पे लेकर के आती है। 45.7% लोगों ने मतदान किया था, जिसमें दोबारा से जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चूज किए गए। पहली बार तो लोकतांत्रिक नहीं थे ना, वो तो वहां पर किसने बना दिया था? तो माउंटबेटन थे, उनके द्वारा बना दिया गए थे। यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रकार से उनको यहाँ पे चूज किया जाता है, जिसमें 40% जो है महिलाओं ने भी योगदान दिया था। ये आप वोट प्रतिशत देख सकते हो। उस समय जो है कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, सीट्स इतनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, सोशलिस्ट पार्टी, आप यहाँ पे सीटों का विभाजन पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो है नेहरू जी के नेतृत्व में यहाँ पर स्वतंत्र भारत यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो हमारी गांधीवादी योजना है, जिसमें हम 10 वर्ष में लोगों के जीवन में जो बेसिक नीड्स होती है, मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक, उनको तो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो है, ये जयप्रकाश नारायण वही है जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। इन्होंने यहाँ पर सर्वोदय योजना भी बनाई थी, ठीक है। लेकिन फाइनल डिसाइड क्या होती है? जो यूएसएसआर द्वारा 5 ईयर प्लान चल रहे थे वो फाइनल डिसाइड होते हैं, जिसको बनाने के लिए कौन बनाई गई थी? प्लानिंग कमीशन। और फाइनली 5 ईयर प्लान इंडिया में चलते हैं, और उसी के तहत पूरा योजना चलती है, जिसके उद्देश्य क्या है? सबके उद्देश्य बेसिक यही है कि जो हमारी बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट करना है, कृषि के उत्पादन में हमें वृद्धि करनी है, हमारी राष्ट्रीय संपदा को बढ़ाना है, समाज में न्याय कैसे बढ़ाना है उसके लिए, बीमारियों के अगेंस्ट और जो इलिटरेसी है उसके अगेंस्ट, बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन करना है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करना है, और आयात को जो है कम करके निर्यात बढ़ाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा प्रतिस्पर्धा में लेके आना है। और फाइनली यहाँ पर पंचवर्षीय योजना आती है, जिसमें सबसे पहली योजना यहाँ पर जो थी वो यही कहता है कि हम लोगों को जो है वापस से लोगों को निवास देना, फूड की सिक्योरिटी देना, ये सब चीजें डिसाइड की गई थी, जिसको बनाने वाले यहाँ पर जो है वो कौन से बेस पे था? हेरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस था, जिसमें मेन प्रायोरिटी यहाँ पे क्या थी? हमारी एग्रीकल्चर, खेती थी। और इसी समय में हमारी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना, जिसके अंडर सारी यूनिवर्सिटीज आती है, उसको भी यहीं पर ही एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर द्वितीय आती है, जिसको यहाँ पर जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें कैसे करनी, हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, हमें उद्योगीकरण को बढ़ाना है। तो इसी के तहत भारत के अंदर इसी इसी पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? भारत में आयरन और स्टील प्लांट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम आयरन और स्टील प्लांट्स का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, क्योंकि आयरन स्टील प्लांट्स के क्या होता है ना कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, इसी के अंदर महाबलोनिस ने इसको तैयार किया था, और इसीलिए इसको नेहरू महाबलोनिस स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। और महाबलोनिस कौन है? भारत में जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लिख लीजिएगा, कोलकाता में, ठीक है। पीसी महाबलोनिस द्वारा इनको बनाया गया था। 29 जून का जिनका बर्थडे आता है भारत के अंदर, 29 जून को हम इसी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भारत के अंदर 3 जगह पर, कौन कौन सी? भिलई,
भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा में, जहां पर अभी हॉकी का जो है मेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उसके अलावा तीसरी जगह दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। इन सब जगह में यहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट भी लगाए गए थे। ठीक है। तो भिलाई वाला था वो हमने यहाँ पर यूएसएसआर की मदद से लगाया था। रौड़केला वाला हम लोगों ने जो है ब्रिटेन की, यूके की मदद से लगाया था। सॉरी, ये जर्मनी की मदद से था। और दुर्गापुर वाला ये हमने यूके की मदद से लगाया था। ठीक है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते थर्ड योजना यहाँ पर आती है। थर्ड योजना में क्या यहाँ पर डिसाइड किया जाता है? जो हमारी थर्ड प्लान है पूरा, वो उसमें क्या होता है ना कि अच्छी खासी होती है। हमारे यहाँ पे जो वीट है काफी अच्छा बढ़ रहा होता है। लेकिन क्या हो जाता है 1962 में हमारी साइनो इंडिया वॉर, भारत चीन का युद्ध, और फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध आ जाता है, जिसमें भारत में बहुत ज्यादा भयंकर उस समय जो है वो फेमाइन की सिचुएशन आ जाती है, जिसमें जो है यहाँ पर काफी ज्यादा जो है हमें कमजोरियां अपनी भी पता चलती है। लेकिन कुछ अच्छे काम भी थे, प्राइमरी स्कूल्स काफी बनाए थे, पंचायत के इलेक्शन शुरू कराए थे, मतलब थोड़ा बहुत तो किया था। ये जो मॉडल था ना थर्ड वाला, थर्ड वाले का मॉडल का नाम है सुखमनी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ये सब तैयार किए गए थे। ठीक है भाई। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करते करते भूमि और कृषि के अंदर भी सुधार करने की काफी सारी कोशिशें की गई थी, जिसमें बिचौलिए जो थे, ये सारे जो जमींदार है, उनको यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है।